अगेन ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू। आज है 24 अगस्त 2022, बुधवार का दिन है। आज का एनालिसिस हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पिक्चर आप आपकी स्क्रीन के सामने देख पा रहे हो वो एक महिला ड्राइवर की है, जिसमें कि ये महिला डीटीसी की बस को चलाती हुई नज़र आ रही हैं। ये पिक्चर वुमेन एम्पावरमेंट को दिखाती है, लेकिन हमारी कंट्री के अंदर वुमेन एम्पावरमेंट में अभी काफ़ी कमी है, जहाँ पे कि महिलाएं 50% ऑलमोस्ट 50% शेयर करती हैं पॉपुलेशन का। उनका पार्टिसिपेशन इन एवरी फील्ड बहुत ज़्यादा कम है। तो वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाए जाने की हमारी कंट्री में काफ़ी रिक्वायरमेंट है, और ये एक अच्छी स्टेप के तौर पे देखा जा सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट हमारे सामने जो न्यूज़ है वो है अडानी जो ग्रुप है, उन्होंने 29.18% स्टेक को एक्वायर किया है मीडिया ग्रुप एनडीटीवी के अंदर। तो यहाँ पे पूरे दिखाए गए हैं आंकड़े कि मीडिया ग्रुप एनडीटीवी की जो शेयर होल्डिंग है वो किस तरह से कितनी कितनी किसके पास है, और पब्लिक शेयर होल्डिंग कितनी है। ओके। और अडानी ग्रुप मेक्स बिड टू टेक ओवर एनडीटीवी। तो ये आप न्यूज़ है, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसको बता दिया है, कवर कर दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी है कि 3 लोगों को एक तरह से दोषी पाया गया है किस चीज़ के अंदर, कि जो एक मिसाइल फायरिंग हो गई थी गलती से। तो इंडियन एयरफोर्स कोर्ट इंक्वायरी इनटू द एक्सीडेंटल फायरिंग ऑफ द ब्रह्मोस मिसाइल। तो ब्रह्मोस मिसाइल की फायरिंग हो गई थी, एक्सीडेंटल फायरिंग थी, पाकिस्तान में मिसाइल लैंड कर गई थी, वहाँ पे सिविलियन इलाके में चली गई थी, 124 किलोमीटर इनसाइड में चली गई थी। तो पाया गया कि स्टैंडर्ड जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसको फॉलो नहीं किया गया था ऑफिसर्स के द्वारा, इस वजह से सब हुआ। तो उन ऑफिसर्स को टर्मिनेट कर दिया गया है। यही न्यूज़ थी ये। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम चलते हैं। गवर्नमेंट अमेंड्स एससी जजेस रूल्स। तो इसमें यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, फिर वो जब रिटायर हो जाते हैं उसके बाद जो उनको अकोमोडेशन वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, उसके रिगार्डिंग कुछ रूल्स के अंदर अमेंडमेंट किया गया है, उसके रिगार्डिंग ये न्यूज़ है। यहाँ हमारे काम का क्या है सिविल सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो मैं बता देता हूँ आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो न्यूज़ तो ये है कि रेंट फ्री अकोमोडेशन फॉर 6 मंथ्स फॉर रिटायर्ड चीफ जस्टिस वगैरह प्रोवाइड करने की बात की गई है। तो रिसेंटली हुआ क्या है, क्योंकि पता है इसमें मिनिस्ट्री कौन इन्वॉल्व होगी आपको पता ही है। ए नोटिफिकेशन इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, है ना। तो उन्होंने बोला है इस नोटिफिकेशन में अकोमोडेशन वुड बी अदर देन दी डेजिग्नेटेड ऑफिशियल रेजिडेंस जो होगा उसके अलावा होगा ये अकोमोडेशन जो होगा, जो कि 6 महीने के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसमें जब एक जज रिटायर्ड हो जाता है तो उसमें और भी आगे जो अमेंडमेंट किए गए उसमें बताया गया है अमेंडेड जो रूल्स हैं एडेड दैट रिटायर्ड चीफ जस्टिस एंड जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी एंटाइटल टू ए, ठीक है, एंटाइटल टू ए शॉफर, ए सेक्रेटरियल असिस्टेंट एंड ए राउंड द क्लॉक सेक्रेटरी सिक्योरिटी कवर, राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी कवर वगैरह सब चीज़ें इनको प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पे हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है वो इंपॉर्टेंट हमको याद रखना है कि एक तो क्या है कोर्ट जजेज रूल 1959 है, ठीक है, और एक है कोर्ट जजेज सैलरी एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज एक्ट 1958। तो इसको आपको ध्यान रखना है, एक्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना। तो यही न्यूज़ हमारे लिए यहाँ पे इतना ही काम की है। अब नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम चलते हैं, ठीक है। तो ये न्यूज़ दोबारा रिपीट हो गई है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो डीआरडीओ और इंडियन नेवी ने टेस्ट किया है एक इंडिजीनियस मिसाइल को। इस मिसाइल का नाम है VLSR-SAM, है ना। तो ये जो एरियल थ्रेट्स होती है उसको टारगेट कर सकती है। तो डीआरडीओ ने और हमारे जो इंडियन नेवी है इन्होंने मिलकर मिसाइल को टेस्ट किया है। मिसाइल का जो नाम है, फुल फॉर्म इसकी देखी जाए तो वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, और पहले भी इसको किया गया था टेस्ट फायर। तो VLSR-SAM ए शिप बॉर्न वेपन सिस्टम है, इज मीन फॉर न्यूट्रलाइजिंग various aerial threats at close range including sea skimming targets and was last test fired in June। तो लास्ट टेस्ट फायरिंग इसकी जून में की गई थी। ये मिसाइल है, इसको टेस्ट फायर किया गया है। तो एक शिप बॉर्न वेपन सिस्टम है, विल बी यूज फॉर क्लोज रेंज टारगेट्स के लिए इसको यूज में लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इसके बारे में यही है कि काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी वगैरह को यूटिलाइज कर रही है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री की स्टेटमेंट इसके रिगार्डिंग आई है, क्या आई है। द फ्लाइट टेस्ट वाज कैरिड आउट फ्रॉम एन इंडियन नेवल शिप अगेंस्ट ए हाई स्पीड अनमैन्ड एरियल टारगेट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वर्टिकल लॉन्च कैपेबिलिटीज। दिस मिसाइल इक्विप्ड विद इंडिजीनियस रेडियो फ्रीक्वेंसी RF इंटरसेप्टेड द टारगेट वेपन सिस्टम विल बी यूज टू फॉर क्लोज रेंज टारगेट एंड ऑल दैट, वो सब इसके अंदर लिखा हुआ है, तो ये देख लेना आपको, ठीक है। तो ये इंडियन नेवी और दूसरा जो है डीआरडीओ ने टेस्ट फायर किया है, टेस्ट इंडिजीनियस मिसाइल, है ना। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम चलते हैं। ट्रेड गैप टू टेपर, गुड्स में हिट $480 बिलियन एक्सपोर्ट सेक्रेटरी जो है। तो इसमें बताया गया है एक्चुअल में कि अभी हम हमारे टारगेट जो है एक्सपोर्ट हमारे ईयर का कितना रहेगा टारगेटेड एक्सपोर्ट, उसको हम फ्रीज करके रख रहे हैं, उस टारगेट को हम रिवील नहीं कर रहे हैं। बट हम काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है इस चीज़ को लेके कि जो हमारे एक्सपोर्ट्स के टारगेट रहेंगे गुड्स एक्सपोर्ट,
और प्लस सर्विस एक्सपोर्ट्स भी काफ़ी अच्छा कर रहा है, तो ओवरऑल एक्सपोर्ट जो है काफ़ी ठीक ठाक जाने की उम्मीद है। लेकिन अभी भी हम इस टारगेट्स को बता नहीं रहे हैं। उसके पीछे का रीज़न ये बताया जा रहा है कि जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, जैसे यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है, अभी चाइना अमेरिकन कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है, तो जो टर्मोइल है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पूरी तरह से, तो इस वजह से अभी से टारगेट्स को बता देना उचित नहीं होगा। हालांकि हम सही तरीके की ग्रोथ कर रहे हैं, ये इसमें पूरे में लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा है ऑयल कमोडिटी प्राइस हैव डिप्ड, काफ़ी डिप हुई है। द गवर्नमेंट इज गिविंग रिन्यूड थर्स्ट टू एक्सपोर्ट सेज द सेक्रेटरी। तो हम मतलब एक्सपोर्ट को थर्स्ट दे रहे हैं और एक्सपोर्ट हम काफ़ी बढ़ा रहे हैं। तो इंडिया गुड्स एक्सपोर्ट आर लाइकली टू टच $470 to $480 बिलियन, ठीक है, टच करने की संभावना है, जो कि पिछले साल $422 बिलियन रहा था। और उसी में हमारा सर्विस एक्सपोर्ट यदि जोड़ दिया जाए $250 बिलियन के आसपास का, 250 से ज़्यादा निकल जाता है, तो लगभग हम $700 बिलियन प्लस में जा सकते हैं इस साल ओवरऑल एक्सपोर्ट के अंदर, जो कि काफ़ी ठीक रहेगा। क्योंकि वैसे हमारा $550 बिलियन के आसपास या $600 बिलियन के आसपास घूमता है हमारा ओवरऑल एक्सपोर्ट सर्विस प्लस जो मर्केंटाइल एक्सपोर्ट है। बट इस साल ये 700 प्लस जा सकता है, लेकिन अभी तक कमिटमेंट नहीं की जाएगी, ये बताया जा रहा है। थोड़ा फ्रीज करके रखा जा रहा है कमिटमेंट्स को, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में टर्मोइल है। और क्या रीजन्स है फ्रीज करके रखे जाने के? तो एक तो इंटरनेशनल मार्केट में टर्मोइल है, ये तो हमको पता ही है। साथ ही साथ में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं आर सरफेसिंग एवरी डे, क्या सरफेस कर रही है, मतलब वहाँ पे रिसेशन टेंडेंसीज हैं, रिसेशनरी कंडीशंस बन रही हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से अभी से ही टारगेट्स को बता देना ये थोड़ा उचित नहीं रहेगा, लेकिन हम काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं क्योंकि सही परफॉर्म कर रहे हैं हम। तो कमर्शियल हमारे सेक्रेटरी भी हैं BVR सुब्रमण्यम, उन्होंने बोला है, असर्ट किया है कि इंडिया ट्रेड डेफिसिट जो है वॉन्ट क्रॉस द डिसकम्फर्ट लेवल। तो हमारा ट्रेड डेफिसिट जनरली हमारा रहता है, क्या रहता है, करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब यही होता है कि हम जो मर्केंटाइल और सर्विस दोनों को मिला के एक्सपोर्ट करते हैं और मर्केंटाइल और सर्विस दोनों को मिला के जब इंपोर्ट करते हैं तो ओवरऑल हम हमेशा माइनस में रहते हैं, ये करंट अकाउंट डेफिसिट होता है। थोड़ा और मैं इसके बारे में बता देना चाहूँ तो मैं बता दूँ आपको कि मर्केंटाइल एक्सपोर्ट में हम ज़्यादा डेफिसिट में रहते हैं और सर्विस में हमेशा हम प्लस में रहते हैं। तो जो कैड होता है ओवरऑल उसको सर्विस काफ़ी हद तक कंट्रोल करती है, अदरवाइज सर्विस में यदि हम प्लस में ना रहे तो हमारा कैड और भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इस वजह से जो सुब्रमण्यम जो हैं BVR सुब्रमण्यम, वो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है और बोल रहे हैं कि डिस्कम्फर्ट लेवल को ब्रिज नहीं करेगा, हमारा कैड जो है लिमिटेड ही रहेगा। 2% 3% के आसपास हमारा कैड रहता है, जो हमारा रहता है 2 to 3% रहता है GDP का, है ना। तो इसको आपको देख लेना है थोड़ा सा। तो ये सब चीज़ें थी, मैंने बता दी हैं ट्रेड गैप टूट पेपर के बारे में। अब देखते हैं हम, काफ़ी अच्छा ये लिखी हुई न्यूज़ है पूरी, काफ़ी अच्छी न्यूज़ है ये। तो सेक्स रेशियो एट बर्थ नॉर्मलाइज स्लाइटली। तो मतलब इसमें बताया जा रहा है कि जिस तरह से सेक्स रेशियो जो पहले अलग हुआ करता था, स्टार्क डिफरेंस था, अभी वो ठीक होता जा रहा है। तो इसमें बताया गया है कि जहाँ पे कि 111 बच्चे हुआ करते थे 100 लड़कियों के ऊपर, वैसे नेचुरल जो सिलेक्शन जो बोलता है ना, नेचुरल जो सिलेक्शन बोलता है वो बोलता है कि 105 बच्चे होंगे 100 बच्चियों पे, ये नेचुरली होता है। दिस इज नेचुरल टेंडेंसी, है ना, ये नेचर इस चीज़ को इंश्योर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या है, तो जहाँ पे कि 111 लड़के हुआ करते थे 100 लड़कियों के ऊपर 2011 में, अभी ये 108 पे आ गया है 2019। इसके जो सर्वे हुआ है, प्यू की रिपोर्ट है ये इसके रिगार्डिंग। तो ये काफ़ी मतलब कि सही जा रहा है, नॉर्मलाइज हो रहा है अब जो सेक्स रेशियो एंड ऑल दैट है वो, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि जिनके अंदर ये परिवर्तन ज़्यादा आया है, मतलब कि नॉर्मलिटी ज़्यादा आई है, वो कौन है। तो अमॉन्ग द मेजर रिलीजन द बिगेस्ट रिडक्शन इन सेक्स सिलेक्शन सीम्स टू बी अमॉन्ग द ग्रुप डेट प्रीवियसली हैड द ग्रेटेस्ट जेंडर इम्बैलेंस। तो जिन लोगों के बीच में पहले जेंडर इम्बैलेंस ज़्यादा था, वहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिली है कि नॉर्मलाइजेशन वहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। लाइक सिख कम्युनिटी के अंदर देखो, सिख कम्युनिटी का स्टेटस भी मैं बता देता हूँ जैसे आपको। तो ऐसा था कि 2001 का जब सेंसस वगैरह हुआ था तो वहाँ पे 130 लड़की हुआ करते थे 100 लड़कियों के ऊपर, तो बहुत ज़्यादा स्टार्क अंतर था। फिर 2011 के अंदर ये रेशियो घट के 110 हो गया, ठीक है। जब मतलब 130 होते थे 2001 में 100 मतलब फीमेल्स के ऊपर, फार एक्सीडिंग ईयर एडिशनल एवरेज बाई 110, जबकि 110 का एवरेज था इंडिया का, तब ये हाल था। फिर बाद में 2011 के अंदर 121 हो गया ये 100 बच्चियों के ऊपर। फिर अब रिसेंटली ये कम होते हुए रिसेंटली कितना आ गया है, ये 110 आ गया है, अराउंड 110 आउट ऑफ 100 लड़कियों के ऊपर। तो ये लगभग जो हमारा एवरेज है उसी के आसपास आ चुका है। फीमेल एट द अमॉन्ग द कंट्रीज हिंदू मेजोरिटी 109, मतलब वो एवरेज के करीब लगभग आ चुका है। दोबारा इसको हम देख लेते हैं एक बार, जस्ट ए मिनट। तो सिखों के अंदर काफ़ी ज़्यादा अंतर था, स्टार्टिंग में कितना था 130 था 100 फीमेल्स के ऊपर, ठीक है। फिर ये कम होता हुआ अभी काफ़ी ठीक आ चुका है फाइनली, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अभी क्रिश्चियंस के अंदर रिसेंटली हम देखते हैं तो कितना है 105 लड़के होते हैं 100 लड़कियों के ऊपर, मुस्लिम्स के अंदर 106 होते हैं 100 के ऊपर,
हिंदूज में जो मेजोरिटी में 109 बता रखा है, ठीक है। तो जो एवरेज है हमारा इंडिया का उस पर पहुँच चुका है सिखों का भी काफ़ी हद तक, और काफ़ी कम हो गया है। तो इसमें बताया गया है इट नाउ हावर्स अराउंड 110 अबाउट द सेम एज द रेशियो ऑफ मेल्स और टू फीमेल्स एट द बर्थ अमंग द कंट्री हिंदू मेजोरिटी, ठीक है। तो मतलब एवरेज के बराबर ये आ गया है लगभग, आप ऐसे समझ सकते हो, क्योंकि देखो एवरेज रहा ना 108, तो अब सिखों में भी काफ़ी ड्रास्टिकली इस चीज़ में इंप्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम चलते हैं। ऑल ऑन वन साइड एवरीबडी वांट्स फ्री बीच। तो जो हमारे रमन्ना जी हैं चीफ जस्टिस, तो उन्होंने बोला है वी थॉट वी कुड टुक इनटू द इशू एंड मेक सम सजेशंस नॉट ए लॉ, सीजीआई रमन्ना सेज। तो वो काफ़ी दिनों से इशू चल रहा है फ्री बीच वाला, कि जो फ्री बीच हैं वो वेलफेयर के लिए हैं या फिर फ्री बीच हैं। तो उसके रिगार्डिंग जो रमन्ना जी ने दोबारा अपने एक स्टेटमेंट बोली है, तो वो एक डीएम की जो पार्टी है उसको टारगेट करते हुए भी बोली है। तो उन्होंने टारगेट करते हुए पार्टी को बोला डोंट थिंक दैट यू आर द ओनली वाइस पार्टी, द वे यू आर टॉकिंग गिविंग स्टेटमेंट्स, डोंट थिंक वी आर इग्नोरिंग ऑल दैट इज बीइंग सेड। तो मतलब कुल मिला के यहाँ पे जो सेंट्रल थीम है इस पूरी न्यूज़ की वो ये है कि चीफ जस्टिस बोलना चाह रहे हैं कि जो फ्री बीच का डिबेट जो चल रहा है काफ़ी टाइम से, और इसको जिस तरह से लाया गया पिटीशन के थ्रू कोर्ट के अंदर, तो हम केवल ये इंश्योर करना चाहते थे कि ऑन द बिहाफ ऑफ फ्री बीच या फिर फ्री बीच को यूज में लेते हुए जो टैक्स पेयर्स की मनी का मिस यूज़ तो नहीं किया जा रहा है। लेकिन फाइनली ये बताते हैं कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सभी पार्टी जो होती है वो फ्री बीच चाहती हैं, फ्री बीच की तरफ सब लोगों का सेम रवैया है। इस वजह से हमने केवल इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि जो टैक्स पेयर्स की मनी है उसका मिसयूज ना हो, कमेटी के फॉर्मेशन की बात कही थी। और कमेटी के फॉर्मेशन में इस चीज़ को इंश्योर करने की भी ज़रूरत है या ज़रूरत थी जब हमने बताई थी जो बात कि इसमें पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सारी ही एक तरह से फ्री बीच के समर्थन में हैं। तो फ्री बीच को मतलब कि हर कोई फ्री बीच की साइड में जा रहा है, ये रमन्ना जी यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। हमारा इंटेंशन कोई लॉ बनाना नहीं था फ्री बीच को रोकने के लिए, हमारा इंटेंशन केवल जो मिसयूज हो सकता है टैक्स पेयर्स की मनी का उसको कैसे भी करके रोकना था, ठीक है। तो ये पूरा इन्होंने इसके अंदर बताया है, और साथ में बताया है कि जो फ्री बीज होती हैं ये किसी के लिए फ्री भी हो सकती है, किसी के लिए एसेंशियल चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो ये अलग अलग डिपेंड करता है, कोई चीज़ अर्बन पॉपुलेशन के लिए डिफरेंट रख सकती है अपना क्राइटेरिया, और रूरल के लिए अलग क्राइटेरिया रख सकती है। तो हर तरीके से मतलब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंट है। तो इसमें बताया कि वी हैव टू लर्न एंड एक्सपीरियंस दीज थिंग्स थ्रू देयर विजडम, थ्रू देयर नॉलेज एंड विजडम। तो मतलब हमको उनके अंदर जाके उनकी माहौल में जाके समझना पड़ेगा इन सब चीज़ों को, है ना। तो इस तरह से बताते हैं, पूरी इस बात को इस तरह से रखते हैं, ठीक है। जो लोग इसको यूटिलाइज कर रहे हैं, जो लोगों को फ्री बीज मिल रही है, वो किस तरह से उसके बारे में लेते हैं, उसके लिए हमें उनकी सोच के साथ जाना होगा बिल्कुल कि वो कैसे सोचते हैं ना। तो ये सब ये बता रहे हैं इसमें। अब नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम चलते हैं। बेनामी लॉ कांट बी अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो आपको पता है कि बेनामी लॉ जो 2016 में अमेंडमेंट वगैरह करके फिर आया था, तो इसमें क्या था कि बेनामी एक्ट था 1988 का, इसमें अमेंडमेंट करके और फिर इसको लाया गया था। तो इसमें काफ़ी सेक्शंस थे, जो सेक्शन 3(2) था। सेक्शन 3(2) जो है वो मैंडेट्स करता है 3 years ऑफ द इम्प्रीजमेंट फॉर दोज हु हैड एंटर्ड इनटू बेनामी ट्रांजेक्शंस बिटवीन सितंबर 5 से लेकर 2016 तक, जो बेनामी ट्रांजेक्शन के बीच में इन्वॉल्व रहे हैं उनको 3 साल की सज़ा का प्रावधान करता है, ठीक है। ये वाला जो है तो इनको मतलब इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया सुप्रीम कोर्ट ने, रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं लग सकता है बेनामी लॉ, क्योंकि जब लॉ था ही नहीं, उस टाइम पे थी कोई चीज़ हुई है तो उस चीज़ को आप कैसे मान सकते हो कि वो गलत है। तो यहाँ पे हमारा आर्टिकल जो 20 का जो पार्ट 1 है वो भी बताता है इस चीज़ को एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से बोलता है दैट नो पर्सन शुड बी कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस विच वाज नॉट इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट। तो वही सिंपल सी बात है, वही बात बता रखी है इसमें। तो इस वजह से ये भी चीज़ यहाँ पे लागू नहीं होती है, तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया इस लॉ को सुप्रीम कोर्ट ने ना। इसी तरह से इसी एक्ट के और भी प्रोविजंस हैं जिनको भी सुप्रीम कोर्ट ने गलत बताया है, ठीक है, और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं हेडिंग क्या है, आगे शुरू में स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे डिक्लेयर दैट अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड मैनिफेस्टली आर्बिट्रेरी द अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस टू द बेनामी एक्ट लॉ इन 2016। 2016 के अंदर बेनामी लॉ के अंदर जितने भी लाई गए हैं अमेंडमेंट्स उनको उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया है सुप्रीम कोर्ट ने। और किसी भी इंसान को जेल भेजना 3 साल के लिए है ना, तो ये तो एक तरह से, और उसकी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर लेना, सेंटर टू कॉन्फिस्केट एनी प्रॉपर्टी, किसी भी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर लेना, एक तरीके से ये सब कुछ है जो गलत है, ठीक है। ओके, तो यही है इसके अंदर। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। तो जो अगली न्यूज़ है वो बता रही है कि जो अभी हमारा जो रुपीज़ है वो काफ़ी डाउनफॉल को देख रहा है, काफ़ी तेज़ी से गिर रहा है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर तो इम्पोर्ट्स को हैज करना है ना,
तो इंपोर्ट्स को हैज करना है और एक्सपोर्ट को हैज नहीं करना है, एक तरीके से ये बात चल रही है। क्यों? कुल मिला के अनसर्टेनिटी। जो हमारे लिए यहाँ पे जो काम की बात है वो यही है कि हमारा रुपीज़ जो है काफ़ी डेप्रिसिएट कर रहा है, ठीक है, और बता रहे हैं कि अभी भी काफ़ी डाउन है, और जिस तरह से इंटरनेशनल एटमॉस्फेयर बना हुआ है तो संभावना है इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा कि रुपीज़ 82 की लेवल तक चला जाएगा, ठीक है, मतलब $1 इक्वल टू 82 रुपीज़ तक चला जाएगा। तो आपको पता है कि जब रुपीज़ का फॉल होता है, रुपीज़ जब गिरता है तो इंपोर्टर्स जो होते हैं उनको नुकसान होता है, एक्सपोर्टर्स को हमेशा डेप्रिसिएशन जब होता है रुपीज़ का तो फ़ायदा होता है। तो इसी में एक कंसेप्ट होता है हैजिंग करने का, है ना। हैजिंग का जो कंसेप्ट होता है कि किस तरह से प्रोटेक्शन देना है आपको फ्लक्चुएशन से, इन सब चीज़ों से, ठीक है। तो उस हैजिंग को आप देख सकते हो, गूगल पर आके सर्च कर सकते हो। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब रुपीज़ फॉल कर रहा होगा तो एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा होगा, इंपोर्टर्स को नुकसान होगा। इस चीज़ का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और फिर यहाँ पे यही बात बताई गई कि जो इंपोर्टर्स को काफ़ी ज़्यादा हद तक हैजिंग करनी होगी और एक्सपोर्टर्स को हैजिंग नहीं करनी है। इस तरीके के प्रोविजन इसमें बताए गए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है री इनविगोरेटिंग द चाबार पोर्ट। तो मतलब चाबार पोर्ट को जिस तरह से दोबारा से मतलब बनाया जा रहा है और लाइमलाइट में चाबार पोर्ट आ रहा है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात बोली गई है। तो आफ्टर द मंथ्स ऑफ व्हाट अपीयर टू बी ए गो स्लो, द यूनियन गवर्नमेंट हैज, अब दोबारा से गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट लेना चालू कर दिया है ईरान चाबार पोर्ट के अंदर टू कनेक्ट अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया, एक तरीके से हम बोल सकते हैं ना। तो यहाँ पे अभी आपको कल भी मैंने बताया था और कल भी एनालिसिस में हमने इसके बारे में बात की थी कि हमारे जो मिनिस्टर हैं शिपिंग और वाटरवेज मिनिस्टर जो है सोनोवाल, वो गए हैं वहाँ पे चाबार के अंदर और पूरी बात हुई है। तो अब इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं कि चाबार पोर्ट कैसे डेवलप हुआ है अब तक, है ना, कहाँ से स्टार्टिंग हुई है। तो फर्स्ट एग्रीमेंट जो चाबार के लिए साइन किया गया था प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने 2003 के अंदर किया था, और इसको पूरा प्लान था, 3 फोल्ड ऑब्जेक्टिव थे इसके पूरे प्लान के, जो चाबार पोर्ट के डेवलपमेंट के प्लान थे उसमें ना 3 फोल्ड ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे। बिल्ड इंडियाज फर्स्ट ऑफशोर पोर्ट, पहली बात तो इंडिया का पहला ऑफशोर पोर्ट होगा ये, है ना, और जो कि प्रोजेक्ट करेगा इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्रेस को, ठीक है, गल्फ के अंदर। दूसरा, हम सर्कमवेंट करेंगे ट्रेड, जब पाकिस्तान के आसपास से जाएंगे तो वहाँ से भी हमारी टाइज वाइज पाकिस्तान से फिर थोड़े ठीक हो जाएंगे, है ना, ये भी बात थी, है ना। और सस्टेनेबल सी रूट वगैरह बनेगा, सर्कमवेंट ट्रेड थ्रू पाकिस्तान, तो ये सर्कमवेंट करते हुए चले जाएंगे हम पाकिस्तान को यहाँ से। गिवन द टेंस टाइज विद द इंडिया नेबर एंड बिल्ड ए लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सी ट्रेड रूट, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के ये अच्छा होगा कि हमको सर्कमवेंट करके चले जाएंगे, दूसरा पर्पस था, है ना। तो यहाँ पे ये बताया गया है क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारा डिस्प्यूट रहता है तो हम उसको सर्कमवेंट करते हुए जाएंगे, तो जो टेंस रहता है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, मतलब कि उसको हम एक तरीके से पास कर जाएंगे, मतलब उससे उसको अब छोड़ते हुए चले जाएंगे उस चीज़ को, है ना, उस चीज़ को अवॉइड करते हुए हम चले जाएंगे, तो एक सस्टेनेबल रूट बन जाएगा, ये दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव था। और तीसरा ऑब्जेक्टिव था एक अल्टरनेटिव लैंड रूट मिलेगा हमको अफगानिस्तान के लिए, विच इंडिया हैड रिबिल्ड टाइज विद आफ्टर द डिफीट ऑफ द तालिबान इन 2001। तो जिसके साथ हमने तालिबान जब 2001 में हार गया था, उसके बाद जिस तरह से टाइज हमने अफगानिस्तान के साथ बनाए थे, तो उसको एक अच्छा पुश मिलेगा इसके थ्रू, है ना, और एक अल्टरनेटिव रूट मिलेगा हमें अफगानिस्तान के लिए, एक अल्टरनेटिव रूट हमें मिलेगा इस पोर्ट के डेवलप होने से। ये भी एक इसका क्या था, 3 फोल्ड ऑब्जेक्टिव में से एक ऑब्जेक्टिव था उस टाइम पे, है ना। अभी हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, बाद में सब्सिक्वेंटली होता क्या है कि जब प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह आते हैं, उनकी गवर्नमेंट आती है, तो उन्होंने एक जयरांज दिलाराम हाईवे बनाते हैं जो अफगानिस्तान से इसको कनेक्ट करता है ना। तो अफगानिस्तान का जो साउथ है वहाँ से कनेक्ट करता है, विच वुड हेल्प कनेक्ट इन द ट्रेड रूट फ्रॉम द बॉर्डर ऑफ द ईरान टू मेन ट्रेड रूट ऑफ द हैरात एंड काबुल। तो आपने ये जेरांज दिलाराम हाईवे बना रहे हैं, तो यहाँ से देखो कांडला हो गया, बॉम्बे हो गया, यहाँ से चाबार पे गए, चाबार पे जाके हमने जैसे मान लो यहाँ से हमने रूट फॉलो कर लिया, है ना। इस रूट को फॉलो करने के बाद यहाँ पे जो नॉर्थ हो गया, ये तो ईरान का एक, तो ठीक है, तो साउथ ऑफ अफगानिस्तान में जो दिलाराम है और ये जेरांग है, जो अफगानिस्तान, ये जो दोनों जगह है, इनको कनेक्ट करता हुआ ये एक रूट हम बना रहे हैं जो कि हमें आगे तक लेके जाएगा, बाद में हेरात एंड काबुल तक ये रूट जा रहा है, ठीक है। तो इसमें जेरांग और दिलाराम हाईवे की बात चल रही थी, तो इसको भी मतलब ये भी मनमोहन सिंह के टाइम पे हुई थी, वाली प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी जब थे तब ये बात हुई थी। और 2016 में जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मतलब जब ट्रैवल टू तेहरान, तो तेहरान जाते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और फिर एक साइन करते हैं एग्रीमेंट, ठीक है। और क्या होता है मतलब, लेकिन पिछले कुछ सालों से हो क्या रहा है, चाबार जो रूट है वो चाइना, फिर बाद में इसको एक तरह से दूसरा एक नया ऑब्जेक्टिव भी इसका लिया गया। वो ऑब्जेक्टिव क्या लिया गया कि चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो लेके चल रहा है, तो हमने भी इसको एक अल्टरनेटिव के तौर पे देखा उसको। तो चाइनीज द गवर्नमेंट होप्स टू प्रोवाइड सेंट्रल एशिया विद एन अल्टरनेटिव रूट टू द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सी पैक के इसके तौर पे देखा गया, फिर इसको एक नया ऑब्जेक्टिव उभर के आ गया इसका बाद में जब सी पैक का फॉर्मेशन हुआ तब, ठीक है। तो इस तरह से पूरी चीज़ें रही हैं। और फिर बाद में एक INSTC है
जिससे कि हम सेंट्रल एशिया की तरफ जा रहे हैं पूरे। एक ट्रांजिट हब है ये एंड लिंक टू द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर INSTC डेट आल्सो कनेक्ट टू रशिया एंड यूरोप, जो आगे जाके रशिया एंड यूरोप से भी कनेक्ट हो जाएगा, तो उसके भी एक पार्ट के तौर पे इसको देखा गया बाद में। तो इस तरह से चाबार को ही पोर्ट को ही शाहिद शाहिद बहस्ती पोर्ट भी बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। तो इस तरह से पूरा डेवलपमेंट रहा है चाबार पोर्ट का, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं, रिव्यूइंग रिमिशन। तो अभी काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में बना हुआ है जो रिमिशन दिया गया है, ठीक है, बानो केस के अंदर, बिल्किस बानो केस में जो रिमिशन दिया गया है कन्विक्ट जो हुए थे उनको, और बाद में भी मतलब उनको रिमिट कर दिया गया है, उसके रिगार्डिंग ही ये पूरा एडिटोरियल है। इसमें बोला है सुप्रीम कोर्ट शुड ले डाउन नॉर्म्स फॉर रिलीज ऑफ द कन्विक्ट्स ऑन रिमिशन। तो किन कन्विक्ट्स को रिमिशन के ऊपर छोड़ा जाना है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को लॉ रखने चाहिए, ये बात इसके अंदर बताई जा रही है। इसको काफ़ी अच्छे से हम देखते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल पॉइंट्स भी हैं, लीगल पॉइंट्स भी हैं। तो देखते हैं, पब्लिक जो स्पिरिटेड एक्टिविस्ट है हैव डन वेल टू चैलेंज द सुप्रीम कोर्ट, हैव टू डन वेल इन दी सॉरी पब्लिक जो स्पिरिट वाले एक्टिविस्ट हैं हैव डन वेल टू चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट द प्रीमेच्योर रिलीज ऑफ 11 कन्विक्ट्स। जो 11 कन्विक्ट्स की प्रीमेच्योर रिलीजिंग हुई है, जिनको रिमिशन दिया गया है, तो उसको चैलेंज करने के लिए अब जो है पब्लिक स्पिरिटेड जो एक्टिविस्ट हैं वो जाने वाले हैं, वो जा रहे हैं, हैव डन वेल, है ना। तो हु वाज सर्विंग लाइफ टर्म्स फॉर द गैंग रेप ऑफ द वुमेन एंड मर्डर ऑफ ए लिस्ट 7 पीपल ड्यूरिंग ए 2002 एंटी मुस्लिम जो मतलब प्रॉब्लम हुई थी, उसमें जब गुजरात के अंदर इन लोगों को इसके लिए कन्विक्ट किया गया था। तो बिल्किस बानो जो सर्वाइव रही थी, उसमें से जो बच गई थी, सर्वाइवर थी, हैज़ नॉट मूव्ड कोर्ट सो फार, अब तक गई नहीं है, उनका जो रिमिशन हो गया उसके रिगार्डिंग। बट इट इज़ क्लियर दैट द कॉन्ट्रोवर्शियल ऑर्डर ऑफ द गुजरात गवर्नमेंट ग्रांटिंग रिमिशन टू द कन्विक्ट शुड बी सब्जेक्टेड टू ए जुडिशियल रिव्यू, लेकिन इसका जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए, ठीक है। तो जो दोषी पाए गए हैं गिल्टी ऑफ द मल्टीपल मर्डर एंड सब चीज़ों के इनमें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इनके जो क्राइम है काफ़ी ज़्यादा बताते हैं कि सीरियस क्राइम रहा है, क्योंकि 3 ईयर्स ओल्ड जो चाइल्ड है उसको मार दिया गया, उसके अलावा गैंग रेप किया गया, और उसके अलावा तो ये मतलब ऐसा हो सकता है कि प्रीमेच्योर किस तरीके से इनको सूटेबल कैंडिडेट माना गया प्रीमेच्योर रिलीज के लिए, ये थोड़ा सा मतलब अस्वीकार्य है, ऐसा बोला जा रहा है इसमें, एडिटोरियल में ऐसा बोला जा रहा है, राइटर ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। एवन अदरवाइज देयर इज ए स्पेसिफिक लीगल ग्राउंड टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट्स डिसीजन, ठीक है। हालांकि यहाँ पे मतलब कि काफ़ी सारे लीगल ग्राउंड है गवर्नमेंट के डिसीजन, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट के डिसीजन को इसी तरीके से अस्वीकार किया जा रहा है, काफ़ी सारे लीगल ग्राउंड भी हैं जिनके बिहाफ पे भी ये बात हो रही है कि चैलेंज किया जा सकता है इस तरह से, मतलब जो गवर्नमेंट का डिसीजन आया है उसको। वो क्या लीगल ग्राउंड हम देख लेते हैं, ठीक है। द रिमिशन वाज बेस्ड ऑन द डायरेक्शन फ्रॉम ए 2 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन ए पेटिशन बाय वन ऑफ द कन्विक्ट्स। द रिमिशन वाज बेस्ड ऑन ए डायरेक्शन फ्रॉम ए 2 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन ए पेटिशन बाय वन ऑफ द convicts. The question to be decided was whether the Gujarat government और महाराष्ट्र गवर्नमेंट वाज अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फॉर कंसिडरिंग देयर प्लिया, उनकी प्लिया को कंसिडर करने के लिए क्या गुजरात गवर्नमेंट या महाराष्ट्र गवर्नमेंट उचित गवर्नमेंट थी, ये बात चल रही है यहाँ पे। दे आर एटलीस्ट 2 ग्राउंड ऑन विच द रिमिशन ऑर्डर अपीयर्स इलीगल। तो पहला ग्राउंड क्या है, फर्स्ट द स्टेट गवर्नमेंट मेड ए डिसीजन ऑन इट्स ऑन विदाउट कंसल्टिंग विद द सेंटर, तो सेंटर से कोई कंसल्टिंग नहीं की गई है और खुद ही उन्होंने अपना डिसीजन दे दिया है। अंडर द सेक्शन 435 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सच कंसल्टेशन विद द सेंटर इज मैंडेटरी इन केस ऑफ प्रोव्ड बाय द CBI। यदि किसी केस की प्रोब CBI करती है तो इस तरीके के केसेस का सेंट्रल के थ्रू कंसल्टेशन जरूरी होता है, जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो सेंट्रल का कंसल्टेशन लेना होता है। फिर आगे बताते हैं, फर्दर द कंपोजिशन ऑफ द कमिटी दैट रिकमेंडेड द रिमिशन फॉर द कन्विक्ट्स कंसिस्टेड ऑफ 2 BJP लेजिस्लेचर्स, ठीक है। आइडियली रिमिशन पैनल शुड कंप्राइज सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन चार्ज ऑफ होम और लॉ और ए डिस्ट्रिक्ट जज और द जो प्रिजन का सुप्रिटेंडेंट होते हैं वो, एंड ऑफिसर हु डील विद द प्रोबिशन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ ऑफेंडर्स। तो वो सब लोग होने चाहिए आइडियली कमेटी के अंदर, आइडियली जो रिमिशन जो पैनल होता है उसके अंदर ये लोग होने चाहिए, ठीक है। तो उस ग्राउंड पे भी ये बता रहे हैं कि ये लीगल नहीं रहा। द प्रेजेंस ऑफ द पॉलिटिकल मेंबर्स, ये राइटर बताना चाह रहे हैं इस चीज़ को ना, द प्रेजेंस ऑफ द पॉलिटिकल मेंबर्स सर्टेनली विटिएट्स द इट्स डिसीजन। फर्दर इट अपीयर्स दैट द ऑब्जेक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज कंसर्न वाज डिसरिगार्डेड। तो डिस्ट्रिक्ट जज का जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट जज था उनका ऑब्जेक्शन भी इसमें था, लेकिन उसको भी डिसरिगार्ड कर दिया गया। तो बताया गया कि ऑन दीज ग्राउंड्स हम कह सकते हैं, राइटर बोलना चाह रहा है कि जो भी हुआ है वो काफ़ी हद तक सही नहीं हुआ है, रिमिशन जो है वो, और थोड़ा स्वीकार्य ये नहीं है। तो इसलिए मतलब कि राइटर बोल रहे हैं कि रिव्यू कीजिए रिमिशन का जो भी है सिस्टम उस पूरे को, और ऐसी शुड ले डाउन नॉर्म्स फॉर रिलीज ऑफ द कन्विक्ट्स ऑन रिमिशन। तो उसके कुछ नॉर्म्स होने चाहिए, है ना, और उनको लेट डाउन किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है। अब नेक्स्ट एडिटोरियल के ऊपर हम चलते हैं, द इम्प्लीकेशंस ऑफ द 5G रोल आउट फॉर लॉ इन्फोर्समेंट।
तो मतलब 5G रोल आउट हो रहा है, 5G चारों तरफ आ रहा है, 5G की वजह से काफ़ी चीज़ें अच्छी होने वाली है, लेकिन काफ़ी खतरे भी बढ़ने वाले हैं, तो उसके बारे में इसमें बात की गई है। विद ए शेकी साइबर सिक्योरिटी फाउंडेशन, क्योंकि हमारा शेकी साइबर सिक्योरिटी फाउंडेशन है ना, हिला हुआ है पूरा फाउंडेशन। द इम्पैक्ट ऑन क्राइम एंड क्रिमिनल कुड बी सीरियस, तो काफ़ी सीरियस इम्पैक्ट हो सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बताया गया है, ऑन द वन हैंड द 5G रोल आउट इज सेट टू एनहेंस द एफिशिएंसी, तो 5G के रोल आउट होने से एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, सिक्योरिटी बाई हेल्पिंग पुलिस एक्सेस भी बढ़ेगा, क्योंकि पुलिस को क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, रियल टाइम मिल जाएगी, नैप कर पाएंगे क्रिमिनल्स को काफ़ी फास्टली, तो एफिशिएंसी आएगी, प्रोडक्टिविटी आएगी, सिक्योरिटी भी बढ़ेगी, ये सब चीज़ें तो ठीक है, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा 5G की हाई बैंडविड्थ और लो लेटेंसी होने की वजह से बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी मिलेगा, जितना भी हमारे पुलिस डिपार्टमेंट और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज वगैरह हैं, सबको फ़ायदा मिलेगा नो डाउट, क्योंकि इससे ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन हो जाएगा ड्रोन CCTV की हेल्प से, ठीक है। एंड फेशियल रिकॉग्नाइजेशन का भी हम बहुत अच्छे से हमारी जो एजेंसीज है वो यूटिलाइज कर पाएंगी। तो ये सभी की चीज़ों की वजह से एक बात तो साफ है कि 5G के अंदर जो आपकी जो इमेज होगी वो भी बिल्कुल क्लियर ट्रांसमिट होगी, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा पुलिस को, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ को और इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ को, सभी को। लेकिन साथ ही साथ में काफ़ी सारे खतरे हैं, उनसे भी डिनाई नहीं किया जा सकता है, वो भी हम देखेंगे। 5G विल ऑल्सो अलाउ rapid and secure communication within the organization as well between the civilians and emergency response, तो 5G पुलिस कैन remotely access and analyze crime data and information, तो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के और सब चीज़ों के फायदे बहुत ज़्यादा है। बट इंपॉर्टेंट है, बट दे आर चैलेंज इन अडॉप्टिंग 5G, क्यों है चैलेंज? द गवर्नमेंट एंड टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज मस्ट फर्स्ट इंश्योर that the law enforcement agencies have the necessary infrastructure to take full advantage of all that 5G can offer। तो क्या आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है? क्या हमारे लिए जो इन्फोर्सिंग एजेंसीज है, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो 5G को यूज में ले पाएंगी? एवन इफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज गेट एक्सेस टू सिक्योर डाटा फ्रॉम टेलीकॉम ऑपरेटर से मिल भी जाता है उन्हें सिक्योर डाटा, दे विल स्टिल नीड टूल्स टू एक्सेस दिस डाटा। ये इंपॉर्टेंट बात है, और हमारे पास अब इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। ऑल्सो मोस्ट, ठीक है, जो पुलिस सिस्टम है वो आउटडेटेड है और अभी कंपेटिबल बिल्कुल नहीं है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर 5G के अकॉर्डिंग ना। और इस टेक्नोलॉजिकल गैप को ब्रिज करने के लिए पुलिस को इन्वेस्ट करना होगा मॉडर्न टूल्स के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। अब साइबर सिक्योरिटी के कंसर्न्स क्या क्या हैं? तो देखो, साइबर सिक्योरिटी से तो बहुत सारे कंसर्न्स है और राइटर इसमें बताते हैं, पॉइंटेड आउट करते हैं, ठीक है। वो क्या बताते हैं कि फर्स्ट तो क्या है, ऑफकोर्स साइबर सिक्योरिटी जो है उसमें बहुत कंसर्न है। डिप्लॉइंग 5G व्हेन वी हैव ए शेकी साइबर सिक्योरिटी फाउंडेशन इज लाइक इरेक्टिंग ए स्ट्रक्चर ऑन सॉफ्ट सैंड, तो सॉफ्ट सैंड के ऊपर किसी स्ट्रक्चर को खड़े करने जैसा है, जबकि हमारा साइबर सिक्योरिटी फाउंडेशन अच्छा नहीं है, ऐसे में 5G को डिप्लॉय करना, ठीक है। एट द प्रीवियस नेटवर्क वर हार्डवेयर बेस्ड, जो पहले वाले नेटवर्क थे हार्डवेयर बेस्ड थे। इंडिया कुड प्रैक्टिस साइबर हाइजीन बट 5G इज ए सॉफ्टवेयर डिफाइंड डिजिटल राउटिंग, तो यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाने वाली ये चीज़ें। दिस मेक्स इट ससेप्टिबल टू साइबर थ्रेट्स सच एज बॉटनेट अटैक्स, मैन इन, ये इनको नाम को याद रखना है, ये साइबर थ्रेट्स हैं सारी। बॉटनेट अटैक्स, मैन इन द मिडल अटैक्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस DDoS ओवरलोड्स एंड ऑल दीज आर व्हाट, ये सभी चीज़ें क्या हैं? ये सभी साइबर थ्रेट्स हैं, तो इनके लिए काफ़ी हद तक मतलब कि वनरेबल हो जाता है पूरा सिस्टम जो है। बिसाइड द 5G लैक एंड टू एंड इंक्रिप्शन, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। बिसाइड्स एज 5G लैक्स एंड टू एंड इंक्रिप्शन, हैकर्स कैन प्लॉट देयर अटैक्स मोर प्रिसाइसली एंड, ठीक है, एंड परपिट्रेट साइबर क्राइम्स बाय हैकिंग इनटू सिस्टम और डिसिमिनेटिंग इलीगल कंटेंट, तो ये इंपॉर्टेंट है, नई थ्रेट्स हैं जो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद में बताया गया है कि काफ़ी ज़्यादा मिसयूज भी किया जा सकता है 5G का। इसमें बताते हैं कि फॉर एग्जांपल एक कोई इंसान है, कुड गेट ए फेक 5G टावर अपने ऊपर इंस्टॉल करवा लेता है बिल्डिंग के ऊपर और पब्लिक बिल्डिंग पे, एंड मैनिपुलेट करता है, इंटरसेप्ट करता है प्राइवेट फ़ोन कॉल्स को, फेक मैसेज भेजता है, तो एक ऐसा कर सकता है वो। और क्या कर सकता है, ही कुड स्टील ए पर्सन फ़ोन, और किसी के फ़ोन को चुरा करके 5G साइन इन टू 5G कनेक्शन विद एन एग्जिस्टिंग अकाउंट, और उसके डाटा वगैरह को एक्सेस कर सकता है, क्रेडिट कार्ड का मिसयूज वगैरह कर सकता है, ठीक है। सारी चीज़ें हो सकती हैं कुल मिला के, है ना। तो आगे फिर बताते हैं राइटर, 5G ऑल्सो मेक इट ईजियर फॉर द क्रिमिनल्स टू परपिट्रेट साइबर बुलिंग, तो साइबर बुलिंग वगैरह कर सकते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप जानते हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वस्तुओं का इंटरनेट, जिसमें कि चीज़ें आपस में कम्युनिकेट करती है और आपस में कम्युनिकेट करके ऑटोमेशन को काफ़ी हद तक मतलब कि स्टार्ट कर देती हैं और सिस्टम को पूरे को ऑप्टिमाइज़ कर देती हैं और लाइफ को, एक इंसान की लाइफ को काफ़ी लग्जरियस बना सकती है ऑटोमेशन से, ऑटोमेशन की हेल्प से। और ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है पूरा कंसेप्ट, जिसमें चिप लगी होती है और इंटरनेट के साथ चीज़ें कनेक्टेड होती हैं, सारी चीज़ें लाइक आपकी वॉशिंग मशीन,
आपका टीवी, आपका रिमोट, और आप जैसे घर से बाहर जाते हो तो सब चीज़ें आपस में कम्युनिकेट करके, आपके मोबाइल से कम्युनिकेट करके अपने आप ऑफ हो सकती है, आपके आने से पहले स्टार्ट हो सकती है। तो एक ऑप्टिमम सा सिस्टम होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर, है ना। ये मैंने एक सिंपल सा इसका एक प्रोटोटाइप, एक मॉडल बता दिया आपको। तो उसको भी हैक किया जा सकता है जब 5G आ जाएगा तो, है ना। ये सारी ही चीज़ें पॉसिबल है। टेररिस्ट भी हैं जो काफ़ी बेनिफिट इसका उठा सकते हैं। तो अब हमको ये समझना होगा कि पहले हमको अच्छे से अपने इन्फोर्समेंट एजेंसीज को इक्विपेड कर लेना चाहिए, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देना चाहिए। अदरवाइज ऐसा हुआ कि 5G डिप्लॉय हो जाता है, यदि हमारी इन्फोर्सिंग एजेंसीज पीछे रह जाती हैं और जो जिनके इंटेंशन अच्छे नहीं हैं वो आगे रह जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में एक गलत फेज आ सकता है और काफ़ी मिसयूज हो सकता है इस टेक्नोलॉजी का। तो हमें अब जल्दी से तैयार करना होगा इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना होगा। तो टेररिस्ट भी बेनिफिट इसका उठा सकते हैं। हाई स्पीड उनको किस किस चीज़ में हेल्प करेगी, उनके जो अटैक्स होंगे, एग्जीक्यूट होंगे, वो मोर प्रिसाइसली और रैपिडली हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वो क्या कर सकते हैं, टेररिस्ट है ना, जो प्लान कर सकते हैं अटैक्स विदाउट हैविंग एन ट्रैवल फिजिकल टू यूज, टेलीफोन वगैरह को यूज में लेके। ठीक है, वही सब चीज़ें, मतलब वो आप समझ पा रहे हो कि क्या क्या मिसयूज हो सकता है। तो इतना ज़्यादा देखने की इसको रिक्वायरमेंट है नहीं। ठीक है, अब फाइटिंग न्यू एज क्राइम्स के लिए क्या क्या करना होगा, तो 3-4 इन्होंने सजेशन दिए हैं। फर्स्ट ऑफ द पुलिस विल नीड टू बी ट्रेंड सो दैट दे रिकॉग्नाइज न्यू 5 इनेबल्ड क्राइम्स। तो पुलिस को ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है। दूसरा, ट्रेनिंग प्रोग्राम, है ना, ट्रेनिंग प्रोग्राम फोकसिंग ऑन सच क्राइम्स मस्ट बी डिप्लॉयड, सॉरी, training programs focusing on such crimes must be developed. This include identifying potential scenarios for new types of the crimes and their prevention। तो दोबारा वही रिपीट कर रहे हैं बार बार। या द गवर्नमेंट एंड टेलीकॉम कंपनीज कुड, ठीक है, मतलब वो आपस में मिलकर कुछ मॉनिटर वगैरह कर सकते हैं, लाइक, है ना, मॉनिटरिंग द टास्क फोर्स टू मॉनिटर आइडेंटिफाई न्यू क्राइम्स एंड डेवलप काउंटर मेजर्स एंड ऑल दैट। मतलब वो सब चीज़ें हैं कि गवर्नमेंट को और टेलीकॉम कंपनीज को मिलकर कुछ, है ना, इसमें बताया है कि करना होगा। और इस तरह से, मतलब, लेकिन ये सब चीज़ें आप समझ पा रहे हो कि इंपॉर्टेंट है सारी ही चीज़ें। आगे है जो है और भी क्या सजेशंस हो सकते हैं, तो इसमें यही है कि रेगुलेशंस में ऑल्सो रिक्वायर टेलीकॉम कंपनीज टू अलाउ पुलिस ऑफिसर्स एक्सेस टू देयर इक्विपमेंट टू ट्रैक द लोकेशन ऑफ द विक्टिम एंड परपिट्रेटर्स ऑफ 5G फैसिलिटेड क्राइम फॉर द काउंटर मेजर्स। तो यहाँ पे बताया गया है कि टेलीकॉम कंपनीज के साथ, जैसे इसमें बताया गया है कि टेलीकॉम कंपनी के साथ गवर्नमेंट को मिल के, और मतलब कि पूरा एक सिस्टम बनाना पड़ेगा तो आगे चीज़ों को हैंडल किया जा सके। और फिर आगे बताया जा रहा है एक तरीके से कि रेगुलेशंस कुछ इस तरीके से होने चाहिए कि जो टेलीकॉम कंपनीज के इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, मे ऑल्सो रिक्वायर टेलीकॉम कंपनीज टू अलाउ, पुलिस को अलाउ कर दें एक्सेस टू देयर इक्विपमेंट्स, ताकि पुलिस वगैरह उनको यूटिलाइज कर पाए, है ना। और स्टार्टिंग में तो ऐसा थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं पुलिस के पास। उसके बाद लास्ट में लिखा हुआ है, फाइनल जो इसका कंक्लूजन है वो यही है कि 5G रोल आउट विल बी ए गेम चेंजर फॉर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। इट विल एनेबल द पुलिस, है ना, फाइट क्राइम इफेक्टिवली। एट द सेम टाइम क्रिमिनल यूज ऑफ 5G इज इनएविटेबल। इसको भी नहीं, मतलब कि बदला जा सकता है कि ये क्राइम वाले लोग भी, क्रिमिनल्स भी 5G को यूज में लेंगे। अब बात यह है कि कौन ज़्यादा इफेक्टिवली यूज में ले पाएगा, तो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, पुलिस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाना ज़रूरी है। तो आज का एनालिसिस हमारा ख़त्म होता है। ठीक है, धन्यवाद सुनने के लिए।